नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कल लखीमपुर में और बाराबंकी में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 12 बजे लखीमपुर के औरंगाबाद में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे लखीमपुर के धौर में नड्डा की जनसभा होगी और वहीं 4 बजे बाराबंकी के कुर्सी में नड्डा की जनसभा का कार्यक्रम है। तो ये नड्डा की जनसभा का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। कल 2 जगहों पर जनसभा करेंगे और आपको बता दें 4 बजे बाराबंकी के कुर्सी में जनसभा होगी नड्डा की। वहीं कल लखीमपुर और बाराबंकी में नड्डा जनसभा करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि चुनाव जो है वो चल रहे हैं और उसी को लेकर लगातार जो नेता हैं वो जनसभाएं कर रहे हैं। और कल जेपी नड्डा की 2 जनसभा होंगी, बाराबंकी और लखीमपुर में। और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को, इसके अलावा जनता को संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे। तो जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम कल का आपको बता रहे हैं 12 बजे और 2 बजे और 4 बजे का 3 जनसभाएं उनकी होंगी लखीमपुर और बाराबंकी में। तो कल लखीमपुर बाराबंकी जाएंगे जेपी नड्डा और जनसभा को इस दौरान वो संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे लखीमपुर के औरंगाबाद में पहले जनसभा करेंगे, फिर इसके बाद माफ कीजिएगा दोपहर 12 बजे लखीमपुर के औरंगाबाद में जनसभा होगी और 2 बजे लखीमपुर के धौर में नड्डा की जनसभा होगी। वहीं 4 बजे बाराबंकी के कुर्सी में जनसभा नड्डा की होगी। तो 3 जनसभाओं का ये कार्यक्रम है जहां पर नड्डा जो हैं वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी पार्टी की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें, बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करें, ताकि ये जो 2022 के चुनाव है इसमें बीजेपी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हो। और इसको लेकर वो जनता से जनसभा करेंगे। कल झांसी के कई जगहों पर जनसभा करेंगे अमित शाह। आपको बता दें दोपहर 2 बजे झांसी के मऊरानी में अमित शाह की जनसभा का कार्यक्रम है और इसके अलावा 3 बजे झांसी सदर क्षेत्र में जनसभा करेंगे अमित शाह। शाम 7:30 बजे कानपुर में एक संगठनात्मक बैठक में उनका हिस्सा लेना है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का भी कल का कार्यक्रम है और इस दौरान कई जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 12 बजे से जनसभाओं की शुरुआत होगी। सबसे पहले 12 बजे झांसी के मऊरानीपुर में शाह की जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे झांसी के बबीना में जनसभा करेंगे गृह मंत्री। 3 बजे झांसी सदर क्षेत्र में जनसभा करेंगे अमित शाह। वहीं 7:30 बजे कानपुर में एक बैठक करेंगे। तो ये कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह का। तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, कल जनसभाएं जो हैं वो अमित शाह के द्वारा कल की जाएंगी। गृह मंत्री का ये कल का कार्यक्रम झांसी के कई जो जगह हैं, कई इलाकों में जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों के बीच लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं, स्टार प्रचारक जो हैं, वो लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और चुनावी मैदान में उन्होंने कमर कस ली है और बीजेपी को जिताने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां बड़े नेताओं की तरफ से की जा रही हैं। बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार की जो बागडोर है उसको संभाले हुए हैं और अमित शाह जो हैं उनका कार्यक्रम आपका कल का बता रहे हैं। झांसी के कई इलाकों में उनकी जनसभा होगी। 12 बजे से पहली जनसभा की शुरुआत होगी जो कि मऊरानीपुर में होगी शाह की जनसभा और इसके बाद 2 बजे झांसी के बबीना में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके 1 घंटे बाद झांसी के सदर क्षेत्र में उनकी जनसभा होगी और फिर 7:30 बजे कानपुर में एक बैठक जो होगी उसमें भी वो हिस्सा लेंगे और उस बैठक में जो लोग शामिल होंगे उनको जीत का मंत्र दे सकते हैं। आपको बता दें कि सभी पार्टियां जो हैं वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए
चुनावी कैंपेन में एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जुटी हुई हैं। रैलियां लगातार हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जनता है, उनसे नेता कांटेक्ट करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, सामने सामने फेस टू फेस, ताकि वो उन लोगों से कांटेक्ट करके लोगों से प्रत्याशियों के फेवर में वोटों की अपील करें। इसको लेकर लगातार जो नेता हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी जो है उसने अपने स्टार प्रचारक जो हैं उनको मैदान में उतारा हुआ है। और स्टार प्रचारक ने 2022 विधानसभा चुनाव जो यूपी का है उसकी कमान एकदम संभाल रखी है और उसको लेकर तमाम बड़े नेता लगातार बैक टू बैक रैलियां, जनसभा कर रहे हैं। एक दिन में कई सारी जनसभाएं बीजेपी के नेताओं के द्वारा। और इसी साथ हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कल अमित शाह की 3 रैलियां होंगी, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो इसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? झांसी के मंगवानीपुर में और बरबीना विधानसभा के मरुआ सागर में और झांसी सदर में तीन यहाँ पर जनसभाएं करेंगे गृह मंत्री। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद है। डीएम, एसपी, एसएसपी शिवाली मीणा खुद जाकर जायजा ले रहे हैं और एनएसजी कमांडो भी जगह जगह लगाए हैं। तो कुल मिलाकर जिले में जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत चाक चौबंद की गई है। और कहीं ना कहीं ये अमित शाह का यहाँ जो चुनावी रैली को लेकर पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपको बताएं काफी भाजपा का जो भी वोटर है और कार्यकर्ता है भारी उत्साह से नजर आ रहे हैं। जी, जो अमित शाह का कार्यक्रम है उसको लेकर कितने लोगों की भीड़ जुटने की अंदाजा है, कितने लोगों की भीड़ जुटेगी इस कार्यक्रम में? जी, आपको बताएं इसमें लगभग हजारों लोगों की भीड़ जुट सकती है। और इस कार्यक्रम पहली बार यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं, तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उनमें और जो भी उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो उनका दौरा है अभी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर जो जिस तरीके से वो आ रहे हैं उसके बाद जो उनके दौरे के बाद वोटर्स का मन बीजेपी की ओर किस तरीके से रुझान उन्हें मिलता है। जी जी, जो झांसी का सियासी समीकरण है अगर उसकी बात करें तो क्या वहां का सियासी समीकरण है और अमित शाह के आने से क्या कुछ फर्क पड़ सकता है वहां पर? जी, आपको बताएं यहाँ पर सभी जातियों के लोग बाग हैं और सियासी समीकरण तो आपको बता दें कि मंगवानीपुर विधानसभा में सर्व जाति यहाँ पर जो है कि जो वोटर्स है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो आने वाले समय में जो कल आ रहे हैं अमित शाह जी, उनके दौरे के बाद ये तो आने के बाद ही पता चलेगा और चुनाव 10 मार्च के बाद ही समझ में आएगा कि उनके आने के बाद जो यहाँ पर क्या फायदा मिलता है बीजेपी को। लेकिन कुल मिलाकर जो उनका कार्यकर्ता है वो भारी उत्साह से नजर आ रहा है। जी, चलिए राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कल कानपुर देहात और मैनपुरी में जनसभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और हाथरस में भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे कानपुर देहात के अकबरपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी और उसके बाद 1:30 पर मैनपुरी के किशनी में सीएम योगी जनसभा करेंगे और दोपहर 2:30 बजे हाथरस के शादाबाद में सीएम योगी की जनसभा होगी और दोपहर 3:30 बजे हाथरस सदर में सीएम योगी की जनसभा और इसके बाद 4:30 बजे हाथरस के सिकंदराऊ में सीएम योगी जनसभा करेंगे। तो ये सीएम योगी का कल का कार्यक्रम है। सीएम योगी कल कई सारी जनसभाओं को जो है संबोधित करेंगे। कई सारे लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस दौरान जुड़ेंगे और वो पार्टी वोटों की लोगों से अपील करेंगे। आपको बता दें कि कानपुर देहात और मैनपुरी में जनसभा का सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। और मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ कल हुंकार भरेंगे और जो वोटर्स हैं यहाँ के उनसे अपील करेंगे बीजेपी के फेवर में।
आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में बसपा ने 47 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि अतरौलिया से डॉक्टर सरोज पांडे को बसपा का टिकट मिला है। गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को बसपा का टिकट मिला है। सगड़ी से शंकर यादव होंगे बसपा के उम्मीदवार। मुबारकपुर से आपको बता दें कि अबस्तुल्ला जो हैं उनको बसपा का टिकट मिला है। और आजमगढ़ सदर से सुशील कुमार सिंह को बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फूलपुर पबई से शकील अहमद बसपा के प्रत्याशी होंगे। दीदारगंज से भूपेंद्र सिंह को बसपा का टिकट मिला है। लालगंज से आजाद अरमिर्दान को बसपा का टिकट मिला है। और वहीं महंत नगर से पंकज कुमार को बसपा का उम्मीदवार बनाया गया है। मधुबन से नीलम सिंह को जो है बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो 47 प्रत्याशियों की लिस्ट बसपा की तरफ से ये जारी की गई है। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, 47 और प्रत्याशियों की लिस्ट बसपा की तरफ से जारी की गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो बीएसपी ने 7वें चरण के बचे हुए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 47 नाम बीएसपी ने और जारी किए हैं। और कहीं ना कहीं उन सीटों पर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगातार बीएसपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि अपनी जमीन जो खोई हुई है उसको वापस पाया जाए, उसको लेकर लगातार बीजेपी और साथ ही समाजवादी पार्टी की सूची के हिसाब से वो अपनी सूची जारी कर रही है। हालांकि सादा फातिमा जो की समाजवादी पार्टी में थी, उनको जहूराबाद से बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मैदान में उतारा है। क्योंकि सादा फातिमा समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही थी, लेकिन उनको टिकट न मिलने की वजह से वो उन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया और बीएसपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें हम आजमगढ़ की सीट की बात करें तो लगभग सभी सीटों पर आजमगढ़ की बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जौनपुर की लगभग सभी सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो जो बची हुई सीटें थी, खासतौर पर अगर हम वाराणसी की बात करें, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उसकी सभी 7 विधानसभाओं की सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो निश्चित है कहीं न कहीं अब चूंकि सूची लगभग सब अंतिम दौर में है और लगभग सभी दलों की सूची जारी हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बीएसपी ने एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है और कोशिश की है कि 2022 में एक बेहतर परफॉर्मेंस इस जरिए से दी जाए। जी एसके, क्या क्या चीजें जो हैं बीएसपी की तरफ से देखी गई इन प्रत्याशियों का नाम आगे करने को लेकर, और किन किन सीट पर किस किस की सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अगर हम इन सीटों की बात करें तो बीएसपी ने कई चीजों का ध्यान रखा है। खास तौर पर बीएसपी सुप्रीमो ने पहले भी कहा था कि वो समाजवादी पार्टी का पूरा खुलकर विरोध करेंगी। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जहूराबाद से जो कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हैं और वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की बागी सैयद सादा फातिमा को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, चाहे वो पिंडरा हो, अजगरा हो, शिवपुर हो, रोहनिया हो, इन सभी सीटों पर कहीं न कहीं बीएसपी ने कोशिश की है कि बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को उतारा जाए जो कहीं न कहीं कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी। चलिए इसके तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1432 नए केस सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं अगर 24 घंटे में रिकवर लोगों की बात करें तो 2481 लोग यूपी में 24 घंटे में रिकवर हुए हैं। और कुल एक्टिव केसेस जो है यूपी में वो 14,214 हैं। और अब तक 23,300 से अधिक जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है यूपी में कोरोना से। तो आपको बता दें कि अब जो रफ्तार है कोरोना की वो धीमी पड़ गई है और लगातार जो केसेस हैं उनमें भी कमी आ रही है। और 24 घंटे में यूपी में 7 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं अगर कोरोना से संक्रमित लोगों की बात करें तो 24 घंटे में 1432 जो नए संक्रमित लोग हैं वो सामने आए हैं। और कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने से जो लोग बहुत परेशान थे उनको भी काफ़ी राहत मिल रही है। कई चीज़ों में जो सख्ती बरती जा रही थी उनमें ढिलाई भी दी गई है लोगों को केसेस कम आने के बाद। तो लगातार रफ्तार जो कोरोना की है, जो संक्रमण दर पहले बहुत तेजी से था उसमें अब लगातार कमी आ रही है। और ये लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, हर किसी के लिए खुशी की खबर है कि कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार धीमे होती जा रही है, हल्की पड़ती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 1432 केस आए हैं यूपी में
और 24 घंटे में अगर कोरोना से लोगों की, मरने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 7 लोग जो हैं जिन्होंने कोरोना से 24 घंटे में जान गंवाई है। और वहीं 2481 लोग रिकवर भी हुए हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है। सीओ सुधीर कुमार त्यागी पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, मुकदमे की बात छिपाकर इंस्पेक्टर से सीओ बने थे सुधीर कुमार त्यागी और अब इन पर कोतवाली, नगर कोतवाली में केस दर्ज हो गया है। तो इन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। नगर कोतवाली में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुकदमे की बात इन्होंने छुपाई थी और मुकदमे की बात छिपाकर इंस्पेक्टर से ये सीओ बने थे, जिसके बाद ये मामले का खुलासा हुआ और इन पर अब नगर कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीओ सुधीर कुमार त्यागी पर केस दर्ज हो गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता परिविंदर लोधी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिविंदर, क्या पूरा मामला है? इन्होंने अपना जो मुकदमा था पहले उसको छिपाया था, जिसके बाद ये सीओ बने थे। इस पे पूरा मामले को थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो सुधीर कुमार त्यागी हैं, इंस्पेक्टर के पद पर बुलंदशहर में काफी समय से तैनात थे। इन पर विगत दिनों जो आगरा में एक मुकदमा दर्ज था, जिसको इन्होंने जो कागजातों में उसको छुपा लिया गया है, जिसके तहत अब जब ये जांच ऊपर से आई तो इसमें अब ये स्पष्ट हो पाया है कि इन्होंने जो मुकदमा छुपाया था उसको लेकर इनके खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 420, 468 समेत 471 जो संगीन धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि जब से ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसके बाद जो पूरा हड़कंप मचा हुआ है बुलंदशहर पुलिस को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला निकल करके आया है, इस पहले नहीं इस तरीके की कोई जानकारी नहीं आ पा रही थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इन्होंने जब ये छुपाया गया था तो उसको लेकर अब ये पूरा स्पष्ट हो पाया है। इसी को तहत जो ये कार्रवाई नगर कोतवाली में की गई है। आकांक्षा, परिविंदर, ये जो सीओ बन चुके थे तो अब क्या होगा कि अब जो इनका जो पोस्ट था सीओ का, उसका क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें फोर्जरी जायज तौर पर इनके द्वारा की गई है। उसी के तहत जो फौजरी की धाराओं में उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, इसी को लेकर जो प्रमोशन इन्होंने पाया था उस पर निश्चित ही जो रोक लगना तय माना जा रहा है। इसी को लेकर जो आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। परविंदर, किन किन धाराओं में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है? जी आकांक्षा, बिल्कुल देखिए मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें फौजरी की धारा है 420 है और 471 है, और इसी के अलावा जो 467 समेत जो अन्य धारा है वो भी इनके ऊपर लगाई गई हैं। इसी को लेकर आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में नगर कोतवाली में आज इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसको लेकर तमाम जांच की जा रही है। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है उच्च अधिकारियों के माध्यम से। चलिए परिविंदर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि मुकदमे की बात छिपाकर इंस्पेक्टर से सीओ बने थे सुधीर त्यागी और अब इन पर इसको लेकर मामला दर्ज कर दिया गया है। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भरोसा उन्होंने इस दौरान जताया कि बीजेपी जो है यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और इसको लेकर उन्होंने भरोसा जताया है। लोग भरोसे और सुरक्षा पर वोट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सपा और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उनसे खास बातचीत की न्यूज़ वन इंडिया की संवाददाता नगमा शेख ने। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। मतदान में अब चंद घंटे ही बचे हैं और कितनी तैयारी है, क्योंकि रामपुर पर सबकी नजर है। रामपुर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां पर एक तरफ आजम खान जेल में रह के चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ काजिम अली हैं जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से भी कद्दावर नेता आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं। और इस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ है, क्योंकि रामपुर जो है मुख्तार अब्बास नकवी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्तार साहब, कितनी तैयारी है इस बार बीजेपी की? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है और जो लोग जो है वो कम्युनल गीत पर सेकुलर संगीत के जरिए वोटों को बहकाते थे, भरमाते थे, तो ये कम्युनल गीत पर सेकुलर संगीत जो है वो बूथ ऑफिस पर पूरी तरह से पिट चुका है। और आज जो है लोग विकास के नाम पर, विश्वास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, सुशासन के नाम पर वोट कर रहे हैं। और पहले चरण में भी यही स्थिति थी और दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश के साथ
लोग अपने मताधिकार का भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देंगे। आपने सुरक्षा की बात की, लेकिन विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे क्या लगता है कि पिछले 5 सालों का अगर लेखा जोखा देखें, हिसाब किताब देखें, तो 5 साल पहले जो सरकार थी उसने आज तक कोई अपना हिसाब किताब नहीं दिया कि कितने बलवे किए, कितने बाहुबली पैदा किए, कितने जो है वो बकैत पैदा किए इन्होंने। तो जो 3B ब्रदरहुड था इनका, बलवाइयों का, बाहुबलियों का, बकैतों का, उनका तो बंटाधार हुआ है। और इसी 3B ब्रदरहुड में बौखलाहट भी साफ दिखाई पड़ रही है। उनको लगता है कि साहब ये जो हमारे 3B ब्रदरहुड का युग था फिर से दोबारा आ जाए। अगर आप इन 70-75 सालों में देखें तो 60 साल ऐसा रहा है जो सबक सिंडिकेट का साल रहा है, जिसमें कांग्रेस रही है, बहुजन समाज पार्टी रही है और समाजवादी पार्टी रही है। तो ये जो सबक सिंडिकेट था उसने आज तक उत्तर प्रदेश के लिए इन छः दशकों में 6 ऐसे कौन से काम किए वो नहीं बता पा रहे हैं। एक बेहतरीन राज को बीमारू राज बनाया इन्होंने इन अपने 6 दशकों के राज शासनकाल में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने, चाहे वो राजनाथ जी का समय रहा हो, चाहे कल्याण सिंह जी का समय रहा हो और ये योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने बीमारू राज से उत्तर प्रदेश को बेहतरीन राज की श्रेणी मिला के खड़ा किया। आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस की प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर आ रही हैं। लगातार वो हाथरस की घटना का जिक्र करती हैं, उन्नाव की घटना का जिक्र करती हैं और 40% महिलाओं को आरक्षण भी दिया है, सीटों में भी जगह दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है, बेनामी संपत्ति बन गई है, जिसका जो है वो बाहर कोई भाव नहीं रह गया है, अंदर कोई मोल नहीं रह गया है। आज स्थिति उनकी ये हो गई है कि टिकट लेने वालों से ज़्यादा टिकट वापस करने वालों की कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में भीड़ लगी हुई है। तो इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये परिवार, पार्टी तो है नहीं अभी, ये परिवार रह गया है। ये परिवार जो है वो तू मैं कर रहा है, थोड़ा सा चहलकदमी कर रहा है, चुनावी चौपाल पे चकल्लस कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी जहां एक तरफ दावा कर रही है वो 300 ज्यादा सीटें लाकर बहुमत से सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार 400 पार की बात कर रहे हैं। नहीं करेंगे ना, उन्होंने तो नंबर थोड़ा कम कर दिया। उनको चाहिए था, बताना चाहिए था 500 आएंगे, क्योंकि हो सकता है उनकी नज़र में जो है वो उत्तर प्रदेश में 500 सीटें हैं। तो इसलिए मुझे क्या लगता है कि जब चुनाव होता है तो हर आदमी अपना वायदा भी करता है और अपनी जो है वो दावे भी करते हैं, लेकिन वादों और दावों में दम होना चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष लगातार, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उन सब मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी जो रणनीति है या चुनाव प्रचार है वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है? देखिए, विपक्ष जब चुनाव के मैदान में होगा तो कुछ ना कुछ तो इशू लेकर के आएगा, लेकिन अगर इशू लेस हो जाए, इशू में कोई दम ना हो, इशू लोगों के ज़मीन की हकीकत से कोसों दूर हो, तो इशू अपने आप में पिट जाता है। तो इस तरह से जो पिटी हुई पॉलिटिकल पटकथा के आधार पर किस्मत आजमाने की कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, अगर जो मुसलमानों की बात करें, बीजेपी के अंदर पिछली बार भी विधानसभा में कोई भी टिकट नहीं दिया गया, इस बार भी लोगों ने मांगा, तो क्या वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को? देखिए, हम सत्ता में पूरी बराबर की भागीदारी समाज के सभी वर्गों को देते हैं। इसमें मुसलमान, हिंदू, इस जाति का, उस जाति का, इसका उसका, ये सारी चीजें नहीं देखते। एक सवाल आता है बार बार लोगों के जहन में कि क्या वजह है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है? सवाल ये होना चाहिए कि क्या वजह है कि जो मुस्लिम समाज है या सभी समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती। अब इन्होंने तो जो ये सिंडिकेट है, जिसे हम सबक सिंडिकेट कहते हैं, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने टिकट का जो है वो शगुफा दिखाया, लॉलीपॉप दिया, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए टिकट से ज़्यादा तरक्की उनकी महत्वपूर्ण है और तरक्की के में बिना भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण, सशक्तिकरण और बिना भेदभाव विकास के रास्ते पे हम चलते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि 2022 बीजेपी रिपीट कर रही है? 100% रिपीट कर रही है। ये तो कॉन्फिडेंट, ये अब विपक्ष के लोग भी ये बात कह रहे हैं। अब विपक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें इतनी सीट बढ़ जाएगी, इतनी सीट बढ़ जाएगी किसी तरह से, क्योंकि ये लोग जो है पहले बीजेपी से भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे, अब बीजेपी आपस में ही भिड़ रहे हैं। कांग्रेस सपा से भिड़ रही है, सपा कांग्रेस से भिड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी सपा से भिड़ रही है, आपस में भिड़ रहे हैं। अभी पहले ये आपस में भिड़ रहे, फिर बीजेपी से लड़े।
शुक्रिया। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने बताया कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ रही है और इसके अलावा जो लोग हैं, जो विपक्ष है, वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, रामपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।